हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश नॉवेल सेक्शन, जो कि आपको दिला सकता है 16 मार्क्स। और आज नॉवेल सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। एक मजेदार एडवेंचरस कहानी, और इस कहानी को सुनने में भी आपको मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, और इसके आंसर्स तो और अच्छे से आप दे पाएंगे अगर आप कहानी के समरी को और सिनॉप्सिस को, कैरेक्टर्स की बारीकियों को समझ जाते हैं। जी हाँ, 4 मार्क्स के लिए ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आने वाला है। हर नॉवेल सेक्शन, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था, 4-4 मार्क के लिए आएगा, और कुल मिलाकर के टोटल नॉवेल सेक्शन 16 मार्क्स का होता है। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक मजेदार कहानी है, कॉमिकल कहानी है, एडवेंचरस है, और अपने आप में एक जबरदस्त तरीके की नॉवेल जो कि जूलियस वर्न ने लिखी। जूल्स वर्न जो थे, ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, एक पोएट थे, एक प्लेराइट थे, और ये वाइडली पॉपुलर थे एडवेंचर नॉवेल्स लिखने में। इनकी कई कहानियां, कई नॉवेल्स दुनिया भर में फेमस हुई, जिसमें से सेंटर ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये काफी पॉपुलर रही, 1864 में आई थी। इसके अलावा 20,000 लीग्स अंडर द सी 1870 में आई थी, और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज 1873 में आई थी, और सभी वाइडली पॉपुलर थे। वर्न हैज बीन द सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड। बात करें दोस्तों इस कहानी की, तो ये कहानी जो है ये जूल्स वर्न की एडवेंचर नॉवेल से ली गई है, और इसके आखिरी 4 चैप्टर्स जो थे इस नॉवेल के, वो स्पेसिफिकली हमारी टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं, जहां पर हमारा प्रोटोगोनिस्ट यानी हमारा जो हीरो है ना, उसकी जर्नी डिस्क्राइब की गई है। ये कहानी जो है हमारे टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्राइब करती है, नरेट करती है कैसे फिलियस फॉग नाम का ये शख्स जो है, एक जेंटलमैन है, जो रिटर्न हो रहा है, फाइनली लंदन आ रहा है आफ्टर अटेम्प्टिंग द सर्कमनेविगेट टू द वर्ल्ड इन 80 डेज। यानी वो पूरी दुनिया 80 दिनों में घूम करके फाइनली रिटर्न आया है, और उसकी जर्नी कैसी रही, क्या रही, ये इन 4 चैप्टर्स में आपको समझाया गया है। जस्ट व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट हैज गिवन अप ऑल होप्स, he unexpectedly wins the wager that had made him undertake such a long journey। यानी जब फिलियस फॉग ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, सारे होप गिव अप कर दिए थे, ऐसे में अनएक्सपेक्टेडली वो जीत जाता है जो शर्त उसने लगाई थी 80 दिनों में दुनिया घूमने की। तो क्या है ये पूरा माजरा, क्या है एग्जैक्टली फिलियस फॉग की कहानी, वो हम इस नॉवेल सेक्शन के माध्यम से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिलियस फॉग एक बहुत जबरदस्त जेंटलमैन थे, और रिफॉर्म क्लब में अक्सर जाना पसंद करते थे। रिफॉर्म क्लब जो था, ये एलीट जेंटलमैन्स का एक क्लब हुआ करता था, जहां समय स्पेंड करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, पत्ते वगैरह खेलने के लिए, और कई गैमलिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर जेंटलमैन आया करते थे। हमारे कहानी का मेजर कैरेक्टर फिलियस फॉग भी यहाँ पर ही अक्सर आया करता था। और यहाँ पर सॉरी, जो हमारे फिलियस फॉग हैं, द हीरो, द चीफ प्रोटोगोनिस्ट जो हमारे नॉवेल के हैं, इसे अपने सहपाठी जो हैं रिफॉर्म क्लब के, ये चैलेंज कर देते हैं। He is challenged by a fellow gambler to go around the world in 80 days and he takes up the challenge। क्योंकि फिलियस फॉग का स्वभाव भी अक्सर ऐसा ही रहा है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इस चैलेंज को भी स्वीकार कर लेते हैं। एक न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल को पढ़ करके ये शर्त लगती है, वेजर यानी कि शर्त, तो ये शर्त लगती है कि यार 80 दिनों में पूरी दुनिया घूमना मुमकिन है या नहीं। तो हमारे फिलियस फॉग कहते हैं कि मुमकिन है, मैं करके दिखाऊंगा। और उनकी रैशनलिटी, उनकी कामनेस, जेनरॉसिटी और सेल्फ कंट्रोल जो है इस कहानी में आपको बहुत आकर्षित करेंगे, और इसी के बेसिस पर वो शर्त लगा लेते हैं कि 80 दिनों में पूरी दुनिया घूम करके आऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे 20,000 पाउंड देने पड़ेंगे। जी हाँ, ये 20,000 पाउंड की शर्त थी। ये बहुत बड़ी रकम है, 20,000 पाउंड उस जमाने में, जबकि ये कहानी बताई जा रही है, उस जमाने की ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, और ये शर्त जो है रिफॉर्म क्लब के इन एलीट जेंटलमैन्स ने आपस में लगा दी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा मेजर कैरेक्टर है पासापर्टू। जी हाँ, पासापर्टू ये फिलियस फॉग का ही एम्प्लॉई है, उनके साथ रहता है, और बड़ा ही ऑनेस्ट और कॉमिक फ्रेंच मैन है। जी हाँ, क्योंकि ये फ्रेंच नॉवेल है, यहाँ पे नाम कुछ इसी प्रकार के आपको नजर आएंगे। पासापर्टू जो था, ये चेले समान है भैया फिलियस फॉग के। ये एक लॉयल है अपने मास्टर का, और अक्सर जो है काम बड़ी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से फिलियस फॉग के साथ रह करके करता रहता है। दोस्तों, he is loyal to his master and yet gets into situations that make his master's plans difficult to travel around the world। कहीं ना कहीं पासापर्टू की वजह से कई ऐसी मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं, जिससे अराउंड द वर्ल्ड 80 दिनों में घूमना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है।
Passepartout attracts the reader with his loyalty, warmth and his sense of humor. कहीं ना कहीं कॉमिक वे में, कॉमिक अंदाज में इस कैरेक्टर को पेश किया गया है, तो पढ़ने में आपको काफी आनंद आता है। दोस्तों बात करें कुछ और मेजर कैरेक्टर्स की, तो अगले मेजर कैरेक्टर हैं डिटेक्टिव फिक्स। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको इन कैरेक्टर्स की बारीकियों को समझना जरूरी है। इस कहानी का एक और किरदार डिटेक्टिव फिक्स जो है, ये काफी एकदम खतरनाक किस्म के इंसान है। ये जासूस तो है और इसीलिए शक की निगाह से फिलियस फॉग को और पासपाटू को देखते रहते हैं। अक्सर इन पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर फिक्स जो डिटेक्टिव फिक्स हैं, डिटेक्टिव फिक्स जो हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हाल ही में एक बैंक में रॉबरी हुई थी, वो रॉबरी फिलियस फॉग ने ही की है। और इस शक के बिना पर पूरी इस कहानी में ये देखा जाता है कि डिटेक्टिव फिक्स जो है वो पासपाटू और फिलियस फॉग का पीछा करते हुए नजर आते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं, इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं, स्पेशली फिलियस फॉग को। He comes to the wrong conclusion that Fogg is the bank robber and is merely pretending to go around the world when his real purpose is to cheat the law. He tries to capture Fogg. यानी पूरी कहानी में डिटेक्टिव फिक्स जो है वो फॉग को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार बैंक में चोरी इसी ने की है और ये 80 दिनों का जो घूमने का नाटक है वो इसीलिए कर रहा है ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सके। दोस्तों इसके अलावा औदा नाम का एक जबरदस्त कैरेक्टर यहाँ पर है। ये एक पारसी इंडियन प्रिंसेस है जो दुनिया घूमते समय 80 दिनों में दुनिया घूमते समय हमारे हीरो को मिल जाती है। फिलियस फॉग ये जब 80 दिनों में दुनिया का चक्कर काट रहे हैं तो ये इंडिया पहुंचते हैं। यहाँ पर बॉम्बे और कलकत्ता घूमते समय और वहाँ से गुजरते समय औदा नाम की ये जो पारसी इंडियन प्रिंसेस है उस पर जो है निगाह पड़ती है हमारे फिलियस फॉग की, और इनकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। इनका शादी जो है हमारी औदा का, ये ओल्ड एक किंग से हो गया था और वो किंग जो है वो मारा गया बेचारा। अब मर गया तो हिंदुओं में उस ज़माने में रिचुअल कई होते थे, ट्रेडिशंस कई होते थे, कई प्राचीन प्रथाएं जो हैं फॉलो की जाती थी, जिसके अनुसार सती की प्रथा जो है वो भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रीच की जाती थी, फॉलो की जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था थी कि औदा के जो पति हैं वो मारे गए हैं और इसीलिए अब सती होना पड़ेगा औदा को, ज़बरदस्ती आग में कूद करके मरना पड़ेगा, जैसे कि सती प्रथा के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो ये व्यवस्था जो है चल ही रही थी और इस प्रथा से औदा की जान बचाने का काम करते हैं हमारे हीरो फिलियस फॉग। शी इज रेस्क्यूड बाय फॉग्स ग्रुप। She goes back with them to England as she is unable to find her relative in Hong Kong. तो कहीं ना कहीं दुनिया का चक्कर काटते हुए अब औदा भी फिलियस फॉग और पासपाटू के साथ हो जाती हैं और 80 दिनों में कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया जाए, कैसे शर्त को जीता जाए, इसमें एक और मेंबर अब शामिल हो जाता है। दोस्तों माइनर कैरेक्टर्स कई हैं, छोटे बड़े कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, जिसमें सर फ्रांसिस क्रोमाटी की बात करें तो ये एक ब्रिगेडियर जनरल हैं जो फॉग की मदद करते हैं बंबई से कलकत्ता आने में। इसके अलावा जॉन बंस भी हैं। ये जॉन भाई साहब जो हैं ये मास्टर ऑफ द बोट टांकाडेर ऑन विच फॉग फिक्स एंड ऑदा ट्रैवल। जॉन इज अ स्किल्ड सेलर, अच्छे से बोट चला लेते हैं, जो इन तीनों को हांगकांग से शंघाई पहुंचाते हैं ताकि हमारे फॉग भाई साहब जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को की बोट में समय पर सवार हो सकें, वरना बोट छूट जाएगी, लेट हो जाएंगे, 80 दिनों की शर्त जो है वो हार जाएंगे। और इसमें जॉन बंसबी का हाथ बहुत जबरदस्त था। दोस्तों इसके अलावा माइनर कैरेक्टर्स में रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसमें इंजीनियर हैं एंड्रू स्टॉट, बैंकर हैं जॉन सलिनन और सैमुअल फेलेंटीन, द ब्रूअर थॉमस फ्लैनगन एंड गॉथियर राल्फ एंड वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड आर फिलियस फॉग्स पार्टनर्स एट द रिफॉर्म क्लब। तो रिफॉर्म क्लब जो था ये काफ़ी मज़ेदार जगह थी। यहाँ पर सारे रईस लोग आते हैं, सारे जेंटलमैन लोग आते हैं, बस ऐसी शर्त लगाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं कि यार शर्त लगाया था, अब तू क्या कर लेगा, और इस तरह की बातों के बीच उलझ करके फिलियस फॉग जो हैं वो शर्त लगा लेते हैं 20,000 पाउंड की। तो ये वो क्लब के मेंबर्स हैं। बात करें दोस्तों कुछ और माइनर कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर एक पारसी गाइड भी है इस कहानी में, अ ब्राइट लुकिंग यंग पारसी जो मदद करता है हमारे फिलियस फॉग की। किस चीज में? तो ऑफर्स टू बी द गाइड ऑन एलिफेंट विच विल टेक द ट्रैवलर्स टू इलाहाबाद। मतलब इलाहाबाद ले जाने के लिए जो व्यक्ति मदद करता है इनकी, वो होता है हमारा ये पारसी गाइड। दोस्तों ही इज अ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट मैन
and does his job well in conveying the passengers swiftly to इलाहाबाद। इलाहाबाद पहुंचा देता है टाइम पर। इसके अलावा है कॉलोनल स्टैम्प प्रॉक्टर। ये भाई सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं फॉग, फिक्स और औदा को। जब फ्रॉग, फिक्स और औदा जो है एक बहुत बड़ी मगजमारी में, बहुत भीड़ भड़के वाली एक सड़क पर फंस जाते हैं, विच इज क्राउडेड बाय द मेंबर्स ऑफ टू अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज। यानी दो पार्टियों के बीच झगड़ा चल रहा है, दंगा चल रहा है ऐसी सड़क पर। ये हमारे तीनों जो हैं फंस चुके हैं, फ्रॉग, फिक्स और औदा। और इस जो दंगल में हमारे स्टैम्प प्रॉक्टर नाम के कॉलोनल हैं, जिनसे हमारे हीरो का झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे मारपीट करने पर उतर आते हैं। द अपोजिंग मेंबर्स बिकेम वायलेंट एंड फॉक्स ग्रुप इज कॉट इन बिटवीन अ ह्यूज फेलो विद अ रेड गोटी एंड अ रडी complexion and broad shoulder raises his fist over Mr. Fogg. Fogg is very angry and later these two men even resort to dueling. Dueling का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, फाइट पे उतर आते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो एक बाधा बन करके, एक हर्डल बन करके सामने आता है हमारी 80 दिनों की जर्नी में। बात करें कुछ और कैरेक्टर्स की तो यहाँ पर हैं एल्डर विलियम हिच। ये एक प्रीस्ट है जो भैया अपने मॉर्मोनिज्म नाम का जो ये अपना एक सेक्ट है जिसका प्रचार कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे हैं। ये हमारे फिलियस फॉग भाई साहब को तब मिलते हैं जब सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क की ओर जा रहे होते हैं, एल्को स्टेशन पर पहुंचना होता है, तब ये प्रीस्ट मिल जाते हैं और काफ़ी बड़ा लेक्चर ही दे देते हैं अबाउट मॉर्मोनिज्म। बात करें मज की तो ये कैरेक्टर भी बड़ा मजेदार है। एन अमेरिकन एट फोर्ट क्यूनी स्टेशन ऑफर्स टू ट्रांसपोर्ट फॉग एंड ग्रुप ऑन अ स्लेज टू ओमाहा स्टेशन। मतलब यार कर्नी नाम के स्टेशन से ओमाहा स्टेशन पर आसानी से पहुंचाने में मज जो है वो मदद करते हैं। और द स्किपर ऑफ अ लैंड क्राफ्ट मैनेजेस टू ट्रांसफर द ग्रुप सेफली टू ओमाहा स्टेशन इन अ फ्यू आवर्स। यानी कुछ ही घंटों में ये समय पर जो है हमारे फिलियस फॉग को पहुंचा देते हैं ओमाहा स्टेशन पर। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अलग अलग चैप्टर्स की। तो यहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर 34 में क्या बताया गया है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर द प्रोटैगनिस्ट इज इन द प्रिजन। टेक्स्ट बुक में भी हमारे यही बताया गया है कि यार हमारा हीरो जो है वो जेल में है, बॉस जेल में फंसा हुआ है, गुस्सा आ रहा है, कस्टम हाउस में है क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टेकन टू बी अ बैंक रॉबर ऑन रन। जी हाँ, हमारे डिटेक्टिव फिक्स जो है ना वो जेल में डाल देते हैं फॉग को। भाई अभी तो शर्त जीतना बाकी है, भाई अभी तो टाइम पे पहुंचना बाकी है, रिफॉर्म क्लब में जाकर के सबको बताना है कि 80 दिनों में हम वापस लौट चुके हैं। लेकिन इसी में बीच फिक्स जो है फांदी मार देते हैं, डिटेक्टिव जो है वो फांदी मार देते हैं और हमारे फॉग को गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। और मिस्टेकनली यानी उनको लगता है कि बैंक में चोरी इन्होंने की है और ये दर दर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सकें, और इसीलिए इन्हें पकड़ लिया जाता है। डिटेक्टिव नेम्ड फिक्स अरेस्ट फॉग एज सून एज ही रीचेस लिवरपूल। फॉग्स two companions are as much as shocked with the sudden arrest as Fogg himself। जितना फॉग को आश्चर्य होता है इस चीज से, उतना ही आश्चर्य पासापटू और औदा को भी होता है कि अचानक से हम जीतने वाले थे, हम तो पहुंचने वाले थे और हमें लिवरपूल में आकर के ही यहाँ पर कैसे अरेस्ट कर लिया गया है वारंट के साथ। और ये कंफ्यूजन बड़ा ही बड़ा झटका देता है पूरे किरदारों के। दोस्तों बात करें यहाँ पर तो यहाँ इस वजह से क्योंकि अब जेल में पहुंच चुके हैं, दिस प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम रीचिंग द रिफॉर्म क्लब इन टाइम टू विन द वेजर। अब शर्त जीतना नामुमकिन सा हो गया है, रिफॉर्म क्लब में पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है। एज फॉग इज मेकिंग अ ब्रीफ एंट्री इन हिज जर्नल एंड लमेंटिंग द लॉस ब्रॉट बाय अ ट्रिक ऑफ फेट एंड टाइम। किस तरह से ये काल का चक्रव्यूह घूमा और फॉग बहुत ही निराश और हताश होकर के अपनी जर्नल में लिख रहे हैं, अपनी किताब में लिख रहे हैं कि यार मैं जीतने ही वाला था बट नसीब मेरा ऐसा था कि मैं आखिर में फंस गया हूं यहां पर और इस बेवकूफ से डिटेक्टिव फिक्स ने मुझे जेल में डाल दिया है। His servant Passepartout enters the prison along with the detective. The detective apologizes for the folly he was committed by arresting the wrong man। अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि डिटेक्टिव को शर्मिंदगी होती है, उसे पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है और उसने गलत व्यक्ति को जेल में डाल दिया है। हमारा पसरपटू जो है वो फटाफट से आता है, डिटेक्टिव को समझा करके वास्तविकता बता करके लेकर आता है, प्रिजन में एंटर करते हैं। डिटेक्टिव माफी मांगते हैं और फॉग को रिहा करने की प्रक्रिया, जेल से छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है।
दोस्तों यहाँ पर बात करें तो फॉग अब प्रिजन से निकलते हैं पसपटू के साथ। देयर आर स्टिल सम आवर्स फॉर द 80th डे टू एंड, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं 80वें दिन को खत्म होने में, और फॉग फटाफट से अरेंज करते हैं एक ट्रेन टू लंदन बाय पेइंग ए जनरस अमाउंट टू द इंजीनियर। अब ट्रेन अरेंज की जाती है लंदन पहुंचने के लिए, क्योंकि रिफॉर्म क्लब जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अकम्पनीड बाय हिज फेथफुल सर्वेंट पसपटू एंड हिज बिलव्ड वुमन ओदा, फॉग सेट्स आउट टुवर्ड्स हिज फाइनल डेस्टिनेशन होपिंग टू शो अप एट द क्लब ऑन द प्रॉमिस्ड आवर। फटाफट से तीनों ही निकल पड़ते हैं, जल्दी से जल्दी रिफॉर्म क्लब पहुंचना है, शर्त जीतनी है जो कि लगी है 80 दिनों में दुनिया घूमने की। He gets off on the station at London only to realize that he is late by 5 minutes। ओहो हो, कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। जैसे ही लंदन उतरते हैं बड़ी ही हताशा होती है, बड़ी ही निराशा होती है, एहसास होता है कि हम तो यार 5 मिनट लेट पहुंचे हैं और 80वां दिन जो है वो समाप्त हो गया है। and has thereby already lost the wager, यानी शर्त तो अब हार चुके हैं, यह एहसास होता है। दुख बड़ा होता है, गम बड़ा होता है, क्योंकि रकम जो है शर्त की ये 20,000 पाउंड की है दोस्तों, और 20,000 पाउंड उस जमाने का बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, जिससे आधी से ज्यादा जायदाद हमारे फिलियस फॉग की खत्म हो जाती, और इसलिए बहुत ज्यादा हताशा और निराशा देखने मिलती है। दोस्तों अगले चैप्टर की बात करें तो यहाँ चैप्टर 35 में डिजेक्टेड मिस्टर फॉग नजर आते हैं, बड़े ही हताश और निराश नजर आते हैं। एट हिज प्लेस इन हिज सेविल रो इन लंदन, he is in such distress for having lost the wager due to such an unforeseen misunderstanding। ये अपने आप को कोस रहे होते हैं कि यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये जो डॉक्टर फिक्स था, डिटेक्टिव फिक्स था, इसने बहुत ज़बरदस्ती मुझे जेल में डाल दिया, इससे मेरा समय वेस्ट हो गया और मैं 5 मिनट देरी से पहुंचा, और ये बड़ी ही गड़बड़ वाली बात हो गई। काश मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती तो मैं जीत जाता। यही सोच में बेचारे डिस्ट्रेस होकर के मिस्टर फ्रॉग जो है अपने कोने में घर के बैठे हुए थे। दैट हिज सर्वेंट फियर्स दैट हिज मास्टर माइट बी कंटेम्पलेटिंग सुसाइड, कहीं सुसाइड ना कर लें ऐसा पसपटू को लगने लगा। While Passepartout is keeping an eye on his master, Mr. Fogg excuses himself and becomes more withdrawn. Only in the evening, when Oda proposes marriage to him, do his spirits lift. Elated, he instructs Passepartout to rush to arrange a parish फॉर देयर मैरिज। यानी कहीं ना कहीं हताश और उदास माहौल के बीच अब इसको ये भी लग रहा था कि औदा क्यों ही मुझसे शादी करेगी। औदा जो एक इंडियन पारसी प्रिंसेस थी, यार अब तो इसके पास पैसे भी नहीं है, गरीबी वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, ये सोच करके ये अपने आप को कोस रहा था कि क्यों अब मुझसे ये शादी करेगी। लेकिन उतने में मूड को अपलिफ्ट करते हुए औदा खुद ही शादी का प्रपोजल दे देती है, और अब स्पिरिट जो है हाई हो जाते हैं। फिर एक बार माहौल हंसी मजाक और हैप्पीनेस वाला हो जाता है, खुशी लौट आती है, और गरीबी ही सही हम जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, ये वादा करते हुए हमारे फिलियस फॉग जो है पसपटू को कहते हैं, भैया तुम शादी की तैयारी करो, ढोल नगाड़े बजवाओ मामा, हम तो शादी करेंगे औदा के साथ। आहा। दिस चैप्टर जो है अगला चैप्टर जहां पर 36th चैप्टर की बात करते हैं, तो इट शोज द सीन एट द रिफॉर्म क्लब। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट है आप लोगों के लिए दोस्तों। रिफॉर्म क्लब का सीन है जहां एटमॉस्फेयर फुल ऑफ स्पेकुलेशन है। जो 5 दोस्त थे जिनके साथ मिस्टर फॉग ने एक शर्त लगाई थी एग्जैक्टली 80 डेज अगो, वो फाइनल आवर पे रुके हुए हैं। The news of a man taking upon himself the task of such an impossible journey has spread in the city and attracted a huge crowd outside the club। क्लब के बाहर भारी भीड़ है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को अखबारों के माध्यम से पता चल चुका है कि एक व्यक्ति ने 80 दिनों में दुनिया घूम लेने का, जीत लेने का एक फैसला किया था, और घूम करके वो वापस रिफॉर्म क्लब समय पर आता है कि नहीं ये देखना बनता ही है, और इसीलिए कई क्राउड वहां पर जमा हो गए थे। As the deadline approaches, the 5 men declare that Mr. Fogg has lost the wager। सभी 5 जो शर्त लगाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अबे फॉग तो हार गया बे, अबे फॉग तो हार गया बे, फॉग तो पहुंचा ही नहीं। इट इज एट द लास्ट मिनट दैट अचानक से फिलियस फॉग की एंट्री होती है, और यहां पर मजेदार चीज होती है। इट इज एट द लास्ट मिनट दैट फिलियस फॉग मेक्स अ ड्रामेटिक एंट्री इनटू द क्लब फॉलोड बाय एन एक्साइटेड क्राउड। क्राउड तालियां बजाता है, सीटियां बजाता है, और जबरदस्त स्वागत होता है फिलियस फॉग का, क्योंकि कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। जी हां, चैप्टर 37 की बात करें तो यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरह से फिलियस फॉग ने एक्चुअली में शर्त जीत ली है, और जो इम्पॉसिबल डेडलाइन लग रही थी उसे कंप्लीट कर लिया है। तो कैसे किया है भाई? तो पसपटू जो एक शादी की तैयारियां करने गए थे, वो जब वापस आए तो उन्होंने एक जबरदस्त सी कहानी सुनाई, और उन्होंने एक जबरदस्त सी न्यूज भी दी
He announces that it is still the 80th day in London. वो अनाउंस करते हैं कि भाई अभी भी ये 80वां दिन ही चल रहा है. Since the protagonist had moved eastwards during his journey, he had unconsciously earned an extra day. पासापटू बोलते हैं कि भैया हमसे ही गलती हो गई थी दिनों को गिनने में. कहीं ना कहीं टाइम जो होता है वो हर जर्नी के अंदर अलग अलग सा महसूस होता है. अलग अलग से देश में अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम जोन से गुजरना पड़ता है. और इसीलिए जब इंडिया में रात हो रही है तो अमेरिका में सुबह हो रही है. ऐसा अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन देखा जाता है. और इसी वजह से जब एग्जैक्ट टाइम जोन देखा गया तो पता चला कि यार ये लोग तो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, ना कि 80वें दिन में पहुंचे थे. और इसीलिए कायदे से तो शर्त जीत ही गए थे. यस, earned an extra day. Thus, a difference in time zones had made them reach London one day before the final day. Realizing he still has 10 minutes left, Mr. Fogg rushes to the Reform Club and manages to make a miraculous entry at the last minute. यानी कहीं ना कहीं अब ये एक क्रांतिकारी जीत हो गई है, मिराकुलस जीत हो चुकी है मिस्टर फॉग की. और अंत भला तो सब भला. यहाँ पर हमारे फिलियस फॉग जो हैं वो कहानी में जीतते हैं और हैप्पीली मैरिड लाइफ औदा के साथ जीने वाले हैं. दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी के माध्यम से इस नॉवेल के अंदर कितना एडवेंचर है, कितना जबरदस्त सा ये घूमने फिरने वाला कहानी आपके सामने पेश किया गया है. एज पर द वेजर मिस्टर फॉग विंस 20,000 पाउंड्स. 20,000 पाउंड ये जीत जाते हैं. लेकिन हिसाब किताब करने पर यही पता चलता है कि ऑलरेडी 19,000 पाउंड तो साला दुनिया घूमने में ही खर्च हो गए थे. और इसीलिए 1,000 पाउंड ही इनके पास बचते हैं. This is not a very rewarding amount in monetary terms, but डिसाइड करते हैं मिस्टर फॉग कि यार ये जो 1,000 पाउंड भी बचे हैं ना, ये हम हमारे सर्वेंट को देंगे यानी पसापट्टू को देंगे एंड सेव सम मनी फॉर हिमसेल्फ. The long and exhausting journey, however, proves most rewarding because it earns him a charming woman as his wife. ये जर्नी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे करके ही जाती है. और यहाँ मिस्टर फॉग को तो एक खूबसूरत सी वाइफ भी मिल गई है औदा के रूप में. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा. हम लगातार नॉवेल सेक्शन के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे. आप जरूर इसका कंक्लूजन है समझिए, इसकी समरी को समझिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए. टेलीग्राम चैनल पर हमारे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो जरूर वहां से पढ़ाई को जारी रखिएगा. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.